वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, द इक्विटी लेंस। कृषि और खाद्य सुरक्षा के बीच में महिलाओं की स्थिति और समता समानता के दृष्टिकोण से बात करना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर वंदना प्रसाद जी, विद्या राजपूत जी, सुवर्णा दामिया जी और नीलेश कुमार जी मौजूद हैं। मैं उससे आग्रह करता हूं कि कृपया आप मंच पर पधारिए। जैसा कि परंपरा है, कल से हम हर सत्र में अपनी कुछ पुस्तकों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। विकास संवाद ने पिछले कुछ वर्षों से संवैधानिक मूल्यों को जानने, मानने और उसके अपनाने की प्रक्रिया को अपनाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि विकास संवाद के आंतरिक कार्यक्रमों में भी संवैधानिक मूल्यों के दृष्टिकोण को शामिल कर सकें। और उसके साथ अजिम प्रेम जी फाउंडेशन के सहयोग से हम एक संविधान संवाद फेलोशिप का आयोजन करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के अभी तक 48 पत्रकारों को और 12 वकीलों को ये फेलोशिप हमने दी है। आमतौर पे जब हम संविधान की बात करते हैं तो वो किसी वाद या उसके प्रतिवाद के रूप में देख लिया जाता है, लेकिन विकास संवाद ने अपने पहले ही दिन से, पहले ही चरण से कोशिश की कि हम संवैधानिक मूल्यों की बात करें, खास तौर से उन संवैधानिक मूल्यों की बात जिस पर पूरी प्रस्तावना टिकी हुई है, वह प्रस्तावना जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो हम केवल संविधान को जानने की बात नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि संवैधानिक मूल्यों को परिचित हो उनसे, उनको हम माने, क्योंकि मानेंगे तब हम उसको अपने जीवन आचरण में उतार पाएंगे। और पत्रकार और वकीलों के साथ हमने इसलिए ये अभियान शुरू किया कि आमतौर पर माना जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता तो मूल्यों और अधिकारों के साथ में उतने वाकिफ होते ही हैं, लेकिन पत्रकार और वकील जो लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं विभिन्न मुद्दों के साथ में, मीडिया के चौथा खंबा जिसे हम लोकतंत्र का कहते हैं उस रूप में, लेकिन वे कई बार अधिकार से आगे मूल्यों को सोच भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। तो आवश्यक था कि उनके साथ काम किया जाए। सारे प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि यदि वे मूल्यों को समझ गए, यदि उनके काम में मूल्य समाहित हो गए, तो हम व्यापक समाज के साथ में, व्यापक वो समाज जो मीडिया से रोज रूबरू होता है, उन तक पहुंच पाएंगे और मूल्यों के जीवन को हम, संवैधानिक मूल्यों के जीवन को हम इस देश में फलीभूत होता देख पाएंगे। इस क्रम में सचिन जी ने बड़ा योगदान दिया है। जीवन में संविधान से पुस्तक यात्रा शुरू हुई थी, जो आज 36 छोटी पुस्तिकाओं, 4 बड़ी पुस्तिकाओं और मॉड्यूल्स के साथ में हमारे सामने संविधान संवाद के एक विस्तृत केंद्र की तरह सामने है। उसी की एक पुस्तिका है जो हाल ही में आई है, वो पुस्तिका है बचपन में संविधान। बचपन में संविधान का मतलब ये भी है कि शुरुआत में 7th 8th में हम कुछ मूल्यों से, हमारे कर्तव्यों से और अधिकारों से वाकिफ होते हैं 1-2 चैप्टर के रूप में, लेकिन हमारा बड़ा समाज बच्चों के संवैधानिक मूल्यों का हनन लगातार करते हुए जा रहा है। हम खुद नहीं जानते कि हम कैसे अपने जीवन में बच्चों के संवैधानिक मूल्यों का, और उनके साथ में चूंकि बच्चों की बात हो रही है, बच्चों से बड़ा समाज बनता है, हम खुद संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं। अधिकार देने की चीज़ है, मूल्य अपनाने की चीज़ है। तो संवैधानिक मूल्यों को जितना हम अपनाएंगे, उतना इस देश को उन दायित्वों के प्रति जवाबदेह बना पाएंगे जिसकी कल्पना संविधान सभा ने की थी। उसी को पुस्तकाकार रूप में सचिन जी ने सजोया है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए, हम उनकी उपस्थिति में हमारे अतिथियों के हाथों बचपन में संविधान पुस्तक का लोकार्पण करना चाहते हैं। इसके शीर्षक का चयन करते समय मुझे लगता है कि बड़ी करामात की गई है। बचपन में संविधान का मतलब ये किताब बच्चों के लिए ही नहीं है। असल में मुझे लगता है कि किताब बड़ों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि अंततः बच्चे और उनके अधिकार और मूल्य हमसे ही निहित होकर पहुंचते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो मुहावरों में हम जिसे आधी दुनिया कह देते हैं, असल में लैंगिक समझ हमारी वहीं तक सिमटी हुई है। हम आधी दुनिया मतलब 2 जेंडर हैं हमारे सामने, महिला और पुरुष, उसके आगे के जेंडर के बारे में हम सोचते नहीं हैं, उस पर एक व्यापक बात की आवश्यकता है। लेकिन जब हम आधी दुनिया की भी बात करते हैं तो केवल आधी दुनिया को हम किन हिस्सों में देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बीते कुछ समय से बात शुरू हुई है, लेकिन अभी तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। आधी दुनिया है, उसके हिस्से में सारे कर्तव्य हैं। एक दुनिया है जिसके हिस्से में सारे अधिकार हैं, चाहे वो वित्तीय अधिकार हो, चाहे वो निर्णय लेने का अधिकार हो, चाहे घर की रसोई में जो काम करना है, सारे दायित्व महिलाओं के हिस्से में है और निर्णय की सारी क्षमता पुरुषों के हिस्से में है। वहाँ से भेदभाव की दृष्टि शुरू होती है। और कृषि पर यदि हम आते हैं तो कृषि पर सारी चीज़ें जो बचाने का दायित्व है वो महिलाओं के हाथ में है, जो परिश्रम है वो महिलाओं के हिस्से में है,
जो सफलता है, जो फल है, वो पुरुषों के खाते में आता है। ये लंबे समय से हम जिन परंपराओं की बात करते हैं, उन परंपराओं में भी सारे यही निहित सूत्र हमें दिखाई देते हैं। तब ऐसे समय में पोषण की बात हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो, तो ये कहा जरूर जाता है कि महिला तय करती है किचन में क्या बनेगा, लेकिन सब जानते हैं कि किससे पूछकर तय किया जाता है। किचन की अंतिम थाली किसके हिस्से में आती है और कुपोषण किसके हिस्से में आता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय से बात हुई है कि महिलाओं को वित्तीय अधिकार मिलेंगे, तो शायद इस स्थिति में बदलाव होगा। यहाँ अभी जब चंद्रकला जी और विष्णु कुंवर जी किस्से बता रही थी, तब समझ में आता है कि बदलाव सिर्फ कह देने से नहीं आता, कुछ करने से आता है। हमारे बीच जो अतिथि मौजूद हैं, वो सारे अपने ऐसे ही अनुभवों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। एक बात और कहना थी कि हमारे चुटकुलों में, हमारी कहावतों में, हमारे हास्य में जो केंद्र में महिलाएं होती हैं, जब उनके साथ अधिकार की बात होती है तो शायद वो सबसे ज़्यादा हाशिए पर होती है। सुवर्णा जी हैं, उनके संगठन की मैं बात करना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पुरुषों को शामिल करके महिलाओं के अधिकार की बात करना शुरू किया। वैसे ही जब मैं वंदना जी के बारे में पढ़ रहा था, उनके बारे में जानता हूँ, तो 2 दशकों से ज़्यादा का समय आपने बिताया। खासकर बाल स्वास्थ्य की बात हो, सामुदायिक दायित्व की बात हो, पोषण को लेकर या महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, नीतिगत मसलों को लेकर, वे लंबे समय तक हमारे बीच में काम करती रही हैं। पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क की नेशनल कन्वीनर, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ में राइट टू फूड मिशन और उसके बाद जन स्वास्थ्य अभियान के को कन्वीनर जैसे पद आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में महिला समूहों को साथ में लेकर कैसे फूड सिक्योरिटी को, कैसे स्वास्थ्य को, कैसे समानता को देखा जा सकता है, वे इस पर निरंतर कार्य कर रही हैं। जिन मुद्दों की मैंने अभी बात की, उन मुद्दों का समाधान आपके पास है। मैं बड़े सम्मान के साथ में वंदना जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात कहें। मेरा खुद व्यक्तिगत तौर से अपनी काम करने वाली ज़िंदगी से बहुत भारी जुड़ाव पिछले कम से कम 10 सालों से बनता जा रहा है और इन बातों को मैं भी बहुत समझने की कोशिश करती रही हूँ। मुझे लगता है कि जो भी आज मैंने सुना उसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है इस नज़रिए से कि मैंने इस काम की शुरुआत की थी एक डॉक्टरी नज़र से, एक पोषण को पोषण की नज़र से, फिर उसके बाद जन स्वास्थ्य की नज़र से। इसमें अब उस दौर को जो 30 साल पहले शुरू हुआ था 1995 में, 1995 से शुरू होता हुआ आज जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, वहाँ पे कृषि, किसान का महत्व मुझे लगता है कि मैंने बहुत गहराई में इसमें घुसने की कोशिश भी की है और बहुत कुछ इसमें समझ भी आ रहा है। तो ये जो समन्वय मेरे लिए रहा है, एक डॉक्टरी समझ जिसमें ख़ास तौर से बच्चों की विशेषज्ञ होने के नाते बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का पोषण, फिर उसके साथ महिला, एक महिलावादी सोच से उभरते हुए महिला का स्वास्थ्य, महिला का पोषण, उससे निकलते, उसको जोड़ते हुए, निकल नहीं रही हूँ कहीं से भी, उसको जोड़ते हुए फिर खाना आता कहाँ से है, मतलब किसानी, कृषि का पूरा सेक्टर, ज़मीन, पर्यावरण, पानी, हवा, ये सब, क्योंकि स्वास्थ्य यही है, स्वास्थ्य की समग्रता यही है। स्वास्थ्य से कुछ नहीं छूटता, कुछ भी नहीं छूटता दुनिया में। कोई चीज़ बता दीजिए जो कि मानव स्वास्थ्य से नहीं जुड़ती हो हमारे जीवन की, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य को समझने वाले जो लोग हैं वो बहुत संकीर्ण तरीके से इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं और हम कुछ लोग हैं, हमारी, मैं कहती हूँ बहुत भारी किस्मत है कि हमें मौका मिला है कि हम इन सब चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें। हालांकि उससे क्या होता है कि हम भी बहुत माइनॉरिटी में रहते हैं। जैसे आपको कभी कभी लगता है कि आप बिल्कुल अलग थलग बात कर रहे हैं, वैसे मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन मुझे यहाँ आके जो अपनत्व महसूस हो रहा है वो आपके साथ बांटना भी चाहूँगी और उसमें कुछ अपने स्वास्थ्य और पोषण की समझदारी को भी जोड़ना चाहूँगी। ये जो पूरी जर्नी रही है, मतलब आपने सुबह से जो बातें की, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और मेरे पास बहुत ज़्यादा है या बहुत बड़ा है या बहुत तीव्र है जोड़ने वाला, क्योंकि जो ज़मीन पे काम करता रहा और जो समग्रता से चीज़ों को देखना चाहता है, गहराई से देखना चाहता है, वो स्वास्थ्य की चीज़ों, पोषण की चीज़ों को भी समझ जाता है और वो अवधारणाएं आप में हैं, वो आपकी बातों में निहित है, वो आपकी बातों से झलक रही है। इसलिए एक तरीके से यहाँ विशेषज्ञता को लाने की कोई आवश्यकता उतनी नहीं है। मुझे लगता है कि अनुभव, एक गहरा सोचा समझा अनुभव जो है, वो ज्ञान जो है उसकी पूर्ति कहीं और से नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा कहे कि आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप बहुत भारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर लीजिए या फिर आप अपने अनुभव को, केवल अनुभव लेना नहीं, अनुभव को सोचना, एक इन्वेस्टिगेटिव तौर से अपने अनुभव को जांच ले,
तो अगर मुझे चुनाव करना पड़े तो मैं अनुभव की ओर जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे सब कुछ चाहिए तो मैं दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगी। और वही कोशिशें हम लोग कुछ करते रहे, जिसमें विज्ञान, शोध, दस्तावेजीकरण, लॉजिक, तर्क इत्यादि को भी जोड़ते जोड़ते हम चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक संगठनात्मक तौर से, जिसमें सचिन और मैं जैसे लोग, हमें राइट टू फूड कैंपेन में हमारा जुड़ाव बहुत लंबे अरसे से रहा है, और फिर जन स्वास्थ्य अभियान में भी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, कुछ जो अवधारणाएं हम लोग पोषण में सोचते समझते हैं उसको आपकी बातों से जोड़ने की कोशिश करूंगी, और फिर उस समय तक लाऊंगी। मेरा एक बार और दोहरा रही हूँ कि मैंने शुरू किया डॉक्टरी से, मैंने निर्माण मजदूरों के साथ अपनी डॉक्टरी शुरू की 1995 में, 15-16 साल उनके साथ काम करती रही, तो लाजमी था कि मुझे सामाजिक समझ और एक राजनीतिक समझ से ही काम को आगे ले जाना पड़ा, और उससे जन स्वास्थ्य की ओर जाना, और फिर पोषण और कुपोषण को समझते हुए कृषि इत्यादि की ओर आते हुए, और खुद किसानी, मतलब मेरे पास तो खेत नहीं है, मैं शहरी हूँ, लेकिन मैं अपनी सब्जी उगा रही हूँ, अपने हाथ से उगा रही हूँ, उसका स्वाद ले रही हूँ, और पूरी निष्ठा से, मतलब आप लोगों के साथ हूँ। जब आप जैविक और नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, आई एम टोटली कन्वर्टेड डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं बहुत ही तीखी, मतलब सिनिसिज्म से शुरुआत मेरी हुई थी, और मैं अपना विश्लेषण बिल्कुल नहीं छोड़ती, मैं सवाल जवाब करती हूँ, और जहाँ मुझे कुछ लगता है कि गलत है मैं उसको बोलूँगी। तो मैं किसी अवधारणा के तहत जैविक खेती पे नहीं आई हूँ, मैं सोचे समझे वैज्ञानिक तरीके से स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों को लेते हुए यहाँ तक आज पहुँची हूँ, एंड आई एम टोटली कमिटेड टू दिस। जो मैंने आज सुना है उससे मुझे ताकत मिल रही है कि जहाँ जिस रास्ते पे मेरी समझ मुझे ले जा रही थी, वो रास्ता और आपका रास्ता एक समान है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, ये कुछ अवधारणाएं पोषण में, मतलब देखिए, खाद्य सुरक्षा और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी सेम चीज़ नहीं होती, राइट। खाद्य सुरक्षा की जो, अगर आप टूल्स भी देखें, उसके जो सर्वेज होते हैं, वो एक मोटा मोटी कुछ चीज़ों को नापते हैं कि भाई आपका पेट भरता है कि नहीं, है ना, आप भूखे तो नहीं सो रहे, आपको जो खाना चाहिए वो आपको मिल रहा है कि नहीं, ये खाद्य सुरक्षा के मतलब पैमानों में आता है। लेकिन जब आप न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो चीज़ें कुछ अलग थलग भी हो जाती हैं, उसमें कुछ ओवरलैप होता है, कुछ थोड़ी सी अलग थलग भी हो जाती है, और उसको ये खेती कृषि में जोड़ने की भी एक ज़रूरत है। एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी 3 हफ्ते, इसी फरवरी मार्च में 3 हफ्ते मैंने महिला किसानों के साथ बिताए हैं, जो कि जैविक खेती, एग्रो इकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में न्यूट्रिशन के काम को जोड़ने की कोशिश, कुछ करने की कोशिश कर रही थे। वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये 3 हफ्ते मैंने अभी बिताए हैं। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें बहुत फ्रेश हैं। उसमें जो मैंने देखा, जो बहुत कुछ मैंने सीखा जाना, लेकिन जो कुछ पोषण और खाद्य सुरक्षा के तौर से उसमें अभी जोड़ने की ज़रूरत है, वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगी। तो एक तो चीज़ है कि पोषण कुपोषण में महिला की जो भूमिका, उसकी प्रधानता अभी सबको ही अच्छे से समझ चुके हैं। वो जो लाइफ साइकिल अप्रोच जिसको कहते हैं ना, कि आखिरकार हर इंसान यहाँ पे बैठा हुआ वो किसी महिला से ही जन्मा हुआ है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो किसी महिला से ही जन्मा हुआ है, चाहे वो लड़की पैदा होती है चाहे लड़का पैदा होती है। उसमें से फिर जो लड़की पैदा होती है वो जाके आगे बच्चों का प्रजनन करती है। तो सारी सृष्टि एक महिला शरीर से ही उपजती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारी सारी खेती जो होती है वो ज़मीन से, अपनी मतलब हमारी फसल जो है ज़मीन से ही आएगी, वैसे सारी सृष्टि, सारा इंसान वो किसी महिला से ही जन्मता है। तो महिला का शरीर, महिला का स्वास्थ्य, महिला का पोषण, वो एक ही जनरेशन नहीं, वो जनरेशन दर जनरेशन पोषण को भी या तो बढ़ाता है या घटाता है, और उसके साथ साथ गरीबी को भी बढ़ाता और घटाता है। द इंटरजेनरेशनल एस्पेक्ट ऑफ विमेंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब एक महिला, वो केवल एक पीढ़ी नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये बहुत ज़रूरी, मतलब ये समझदारी बनी कि महिला बहुत प्रधान है। लेकिन इसके साथ इस बात को ना भूलें कि महिला केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं, मतलब ये फिर उसके साथ उसी सोच से भी एक तरीके से आता है कि क्योंकि महिला बच्चों को पैदा करती है तो उसका स्वास्थ्य, उसका पोषण। लेकिन ये उस बात से बिल्कुल आड़े जाता है जो हमारी एकल महिला संघ की महिलाएं और हम सब जो महिलावाद से मतलब सीखे समझे हुए आए हैं कि भाई महिलाओं को बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, वो इंसान है, उनके फुल अधिकार है, चाहे वो बच्चा पैदा करें चाहे ना करें, चाहे शादी करें चाहे ना करें, चाहे वो LGBTQI के हिस्सा बने या कुछ भी हो, वो पूरे इंसान है। और उनकी स्वास्थ्य और उनकी पोषण की बात वो ही सबसे पहले प्रधान होनी चाहिए, उसके बाद ये दूसरी प्रधानताओं के चक्कर में आना चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है, इस चक्कर को भी ज़रूरी है समझना। तो इस चक्कर में एक महिला है, एक युवा महिला है, और फिर वो एक शादीशुदा महिला है, और फिर वो एक माँ है, और उसमें फिर एक छोटा बच्चा भी है।
उसमें एक छोटा बच्चा भी, और मैं बच्चों के एंट्री पॉइंट से क्योंकि इसमें घुसी हूँ, तो ये छोटा बच्चा और इसकी छूट जो होती जा रही है उसको भी बहुत भारी तौर से समझने की ज़रूरत है। मतलब सचिन ने तो पूरी किताब ही बच्चे अधिकारों पे निकाली है। तो ये लाइफ साइकिल का अप्रोच एक ये अवधारणा है। दूसरी जो अवधारणा बहुत ज़रूरी है वो महिलाओं के कामकाज। सुबह से बात हो रही है महिलाओं का कामकाज, यानी कम से कम 3 काम को देखिए आप। एक काम है उसका घर बार का काम, घर चलाने का काम, किचन चलाने का काम, बर्तन धोने का काम, कपड़े धोने का काम, इत्यादि 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 इत्यादि। एक काम है उसका बच्चों को पालना, और बच्चे ही नहीं बड़े बूढ़ों को देखना, जो बीमार है उनको देखना। अनपेड केयर इकोनॉमी जिसकी बात आजकल बहुत चर्चित है, लेकिन इसकी मतलब यहाँ पे भी व्याख्या हुई थी। तो एक वो कामकाज है, और तीसरा कामकाज है उसका इकोनॉमिक काम। हर एक गरीब महिला का इकोनॉमिक काम, चाहे उसका पगार मिल रही हो चाहे नहीं, वो नहीं, इकोनॉमिक काम जिसमें कृषि बहुत भारी है। मतलब किसी ने कहा ही कि महिला को किसान मानने में ही हमको तो जमाने लग गए हैं। क्या महिला किसानी नहीं करती? मतलब मुख्य तौर से किसानी करती है हर महिला। तो ये जो इसके तीनों कामकाज हैं, इसको देखते ही कोई स्ट्रैटेजी हमको बनानी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी। तो अगर हम एक जगह उसका काम बढ़ाते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम उसको जैविक खेती में उसका काम बढ़ाते हैं, तो ये सोचिए कि उसका दूसरे काम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या हो रहा है। और ये मैंने ज़मीन पे अभी जो 3 हफ्ते ये मैंने देखा है, इसको जांचा है, इसको नापा है कि महिलाएं जो जैविक खेती कर रही हैं वो इतनी प्राउड हैं, इतनी गर्वान्वित हैं, और इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात को कह पा रही हैं। जैसे आपने कहा कि उनको किसी वर्कशॉप की जरूरत नहीं, काम करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई है कि भाई हमने काम किया, हमने देखा, हमने नापा, हमारी उपज ज़्यादा हुई, हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा हुआ। बोलती हैं वो क्या, पहले वो सिलाइन पानी चढ़वाते थे ना कि भाई हम कमज़ोरी लगती थी तो हम वो सुई लगवाते थे, अब हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, जब से ये खाना शुरू किया हमको उसकी ज़रूरत है। कैसा कहा गया है। तो महिलाएं अपनी कहानी, अपनी लीडरशिप बिल्कुल उभार पा रही हैं इस जैविक खेती से। जब मैंने उनसे पूछा लेकिन इसमें तो मेहनत ज़्यादा लगती है, तो प्रॉब्लम नहीं है? किसी एक ने नहीं बोला कि प्रॉब्लम है, किसी एक ने नहीं। मैंने कहा आज 1 एकड़ पे कर रही हो, कल अगर 5 एकड़ पे करने को कहें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तो मेहनत बहुत है। किसी एक ने नहीं कहा हम नहीं कर पाएंगी, किसी एक ने नहीं। और संगठनात्मक रूप से भी एक के दूसरे का साथ था, लेकिन एक असर दिखता जा रहा है और अभी भी दिख रहा है, वो है उनके बच्चों पे, उनके बच्चों के पोषण पे। और हम जैसे लोग, जो किसी ने बताया कि मैं ट्राइबल इलाकों में और पीवीटीजी इलाकों में कम से कम 10 साल से मैं एकदम डायरेक्टली काम करती रही हूँ। हमारा काम है बाल देख रेख के विषयों को देखना कि भाई अगर महिला को काम करना है, जिसको करना है और वो करना चाहती है और उसको करना पड़ता भी है, तो बच्चों का क्या होगा, ये भी एक सामाजिक तौर से सोचने की जरूरत है। वो केवल महिला की जिम्मेवारी नहीं है वो बच्चा, वो तो सारे समाज का हिस्सा है वो बच्चा। तो महिला के बच्चों के देखरेख का कार्यक्रम को क्या होगा, क्योंकि ये भी समझ में आए एक अवधारणा, नई अवधारणा पोषण में, कि ये फर्स्ट 1000 डेज की बात सुना होगा ना, कितने लोगों ने सुना है फर्स्ट 1000 डेज? तो पहले 1000 दिन सबसे महत्वपूर्ण, मतलब कि क्या, जब बच्चा पेट में होता है, कोख में होता है, उसके बाद उसके पहले 2 साल, इसी में बहुत कुछ विकास का जो एकदम, मतलब ये रीढ़ की हड्डी है उसके बच्चे का बाल विकास का, तो उसका दिमाग 80% बन जाता है, उसकी हड्डियां आगे जाके कितनी ऊंचाई लेंगी, ये सब निर्धारित हो जाता है। तो अगर पहले 1000 डेज का हमको असर देखना है पोषण कुपोषण में, तो महिला के कामकाज को बिना देखे वो नहीं हो पाएगा। तो पोषण कुपोषण पे हम प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो महिला की बाल देख रेख की जिम्मेदारी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, और इसको लेते हुए कम से कम राइट टू फूड कैंपेन में मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स और चाइल्ड केयर, मतलब क्रेशेस की बाल देख रेख की व्यवस्था, ये भी एक सामाजिक तौर पे निर्धारित हो। जैसे आंगनबाड़ी चल रही है लेकिन 3 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देख रही है, उसके लिए हमको इंतजाम चाहिए। मैंने कैसे डॉक्टरी की? क्योंकि किसी ने मेरे बच्चों को देखा, मेरे बच्चों की संभाल की, तभी तो जाके मैं डॉक्टरी कर पाई हूँ ना। तो हर महिला, हर कामकाजी महिला और हर गरीब महिला कामकाजी होती है। तो इसका अर्थ ही ये निकलता है इक्वल टू कि हर कामकाजी महिला, हर गरीब महिला को कुछ बाल देख रेख व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, अगर हमको पोषण पे भी और स्वास्थ्य पे भी कार्यक्रम करना है, जो कि आगे की पीढ़ियों में सुधार कर सके। तो ये कुछ अवधारणाएं थी। अब आगे क्या होगा, मतलब एक मैं अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें, कुछ चीज़ें जैसे जैविक खेती, किचन गार्डन्स में एक चीज़ का उदाहरण दे दूँ कि कुछ छोटी चीज़ें कि न्यूट्रिशन की अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेके आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ों को भी आप निर्धारित कर लेंगे। जैसे मैंने देखा कि एक किचन गार्डन में अभी इस मौसम में 15-20 चीज़ों की उपज हो रही है, क्योंकि मतलब मैंने कभी ऐसे किचन गार्डन नहीं देखे थे।
15 और 100% मतलब नेचुरल एंड जैविक। लेकिन उसमें अगर एक छोटी चीज़ मैं जोड़ूं एक विशेषज्ञता के हैसियत से, तो मैं कहूँगी कि नींबू या आंवला या कोई भी विटामिन सी युक्त चीज़ का आयरन से क्या संबंध है, बस इतनी सी चीज़ प्लीज़ आप लोग जोड़ दीजिए। तो आप नींबू अलग से खाएं और आंवला अलग से खाएं, और एक जो साग खा रहे हैं मतलब भाजी खा रहे हैं उसको अलग से खाएं, तो उसका उतना मतलब नहीं बनता ना। हम क्यों खाते हैं, हम नींबू को क्यों बोल, हर एक किचन गार्डन में एक कोई नींबू या संतरा या कुछ ऐसे उगवाइए और उसको बोलिए कि उसको भाजी के साथ ही खाइए, और उसका कारण भी बताइए क्यों। क्योंकि उससे जो आयरन छोटा मोटा होता है उसमें उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। छोटी सी चीज़ है लेकिन अनीमिया पे बहुत फर्क करेगी। मतलब ये छोटे छोटे हस्तक्षेप हैं जो कि हम जैसे लोग अपनी विशेषज्ञता से, कुछ छोटे कुछ बड़े भी, मतलब ये महिला के कामकाज वाला मसला मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है, और ये एक तरीके से परंपरा को तोड़ने वाली चीज़ है। ये महिला की सत्ता को बढ़ाने वाली चीज़ है, और महिला के प्रति हमारी जो अवधारणा है, क्योंकि जैविक तो महिला ने करना है, गोबर का काम तो महिला हमेशा से पारंपरिक तौर से करती थी। तो अब हमने क्या चेंज किया, हमने उस पर और ही पारंपरिक काम में ही और उसको काम में जुड़ाव दे दिया। तो ये कुछ चीज़ें हमें सोचना चाहिए। एक जो इससे जो एक और महिला के खुद का उस काम में, किसी ने कहा कि हम ऐसे झुके हुए हैं, तो इसको ये मत समझिए कि हम मतलब आपके सामने झुके हुए हैं, हमारे काम के बोझ से झुके हुए हैं, किसी ने बोला था। लेकिन ये महिला के शरीर पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मतलब प्लीज डोंट फॉरगेट, महिला काम करती है तो उस काम का भी शरीर पे कुछ असर है, उसके लिए कुछ मदद कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए कुछ सोच सकते हैं कि नहीं, कि क्या ऐसे ही झुक के उसको वो काम करना पड़ेगा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो और 40 साल की उम्र में फिर वो बूढ़ी लगने लगे, या उसमें भी कुछ यंत्र या कुछ टूल्स या कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं भी। औरतों की जो ड्रजरी होती है ना, उनकी रोजमर्रा जिंदगी की जो मतलब ये निरंतरता काम की, उसमें कहीं पे हम अगर मदद ला सके, प्रभाव कर सके, तो वो अपनी जैविक खेती के साथ उसको जोड़ते हुए। तो प्लीज डोंट फॉरगेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। किसी ने बोला महिला को ट्रैक्टर चलाना, बिल्कुल वही बात कि किसने कह दिया था कि हम अपने गांव में महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना ना सिखाएं समझाएं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें हैं, ये जेंडर के पावर रिलेशंस को जो शिफ्ट करने वाली चीज़ें हैं, इसको भी ना भूलें। और इससे मेरा आखिरी जो मैं एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ आप सबके सामने, कि जो तर्क दिया जाता है नेचुरल फार्मिंग और जैविक फार्मिंग का, मतलब मैं उसमें नहीं जा रही कि इससे हेल्थ पे क्या, आपको तो पता ही है केमिकल्स नहीं होंगे तो फूड सेफ्टी, फूड टॉक्सिसिटी, फूड का न्यूट्रिशन कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट, उसमें जिंक कितना आएगा। ज़मीन अगर खराब होती है तो खाना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर खाने में रसायन है तो हम कोई भी स्वस्थ नहीं हो सकते। ये तो सबको मालूम है, इसलिए इस बातों को मैं दोहरा भी नहीं रही हूँ। लेकिन एक जो तर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि जेंडर के प्रति कुछ थोड़ा सा, मैं कहूँगी इसमें कॉशन लाना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के इस तर्क को इस्तेमाल करिए। परंपरा, मैं कम से कम जैविक खेती और अच्छे खान पान को पारंपरिक कारणों से नहीं वापस ला रही, मैं इसको अच्छे विज्ञान के कारणों से ला रही हूँ। मैं इसको इस कारण से ला रही हूँ कि मेरा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, मेरी धरती नष्ट हो रही है, मेरी सृष्टि नष्ट हो रही है। मैं इस कारण से ला रही हूँ कि मैं खुद अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ। किसान अगर वो खेती करेगा तभी मेरे बच्चे को, शहरी बच्चे को भी अच्छा खाना मिल सकेगा। मैं उन कारणों से, मैं परंपरा में वापस नहीं जा रही, नहीं तो हम में और कुछ दूसरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। और परंपरा ने कभी महिलावाद का सहारा नहीं दिया है। परंपरा में जाएंगे तो महिलाओं के खिलाफ बहुत बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी उन्हीं गाँव में देखने को मिली मुझे इस 3 हफ्तों में भी। अभी भी कुर्मी घर है, महिला को मतलब उसके मेंस्ट्रुएशन के समय में बाहर भेज दिया जाता है, उसको खान पान उसका अलग रहता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं। तो परंपरा में पुरुष ने चुना है कि भाई परंपरा कौन सी को हम लेके जाएंगे और कौन सी छोड़ देंगे। एक यंग पुरुष जिसने मुझे परंपरा का हवाला दिया, वो खुद पैंट कमीज पहने हुए था पीवीटीजी इलाके में। मैंने कहा ये जो पहने हुए हो, ये जो फोन हाथ में है, ये परंपरा का हिस्सा था क्या? उसी परंपरा के, जिस परंपरा के तहत तुम अपनी बीवी को कुर्मी घर में भेज रहे हो। तो परंपरा जो शब्द है, इसको थोड़ा सा टटोलने की जरूरत है कि हम परंपरा के कारण में जा रहे हैं, तो फिर किसकी परंपरा, कितनी परंपरा? फिर तो मतलब किसी को आप डायन कह के उसको भी पीट दीजिए, वो भी परंपरा, और किसी को सती में जला दीजिए, वो भी परंपरा। तो परंपरा के हैसियत से अगर हम इसको आगे ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि औरतों का फायदा खास तौर से एक ट्रांसफॉर्मेशनल तौर से तो नहीं होगा। अगर इसको अच्छे साइंस में ले जाते हैं तो बहुत कोई लोग इसको समझना भी चाहेंगे।